राम राम दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हरियाणा के सभी एग्ज़ाम के सवाल यहीं से बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स बनाए गए हैं क्लास 6th से लेकर 10th तक। तो हम पहले क्लास 6th के नोट्स एनसीईआरटी में से जो बनाए गए हैं इनको स्टार्ट करते हैं आज। हमारे अतीत। लाखों साल पहले लोग भोजन संग्रह के रूप में जड़ों, फलों या जंगल के अन्य उत्पादों का भोजन के लिए संग्रहण या आखेरक शिकार करते थे के रूप में नर्मदा नदी तट पर रहते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूँ तथा जौ उपजने की शुरुआत हुई। भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू पशु बनाया गया। ये गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ। भारत में विंध्याचल की पहाड़ियों में सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। चावल विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया। चावल की फसल विंध्या के उत्तर में, मतलब विंध्याचल पर्वत के उत्तर की ओर सबसे पहले उपजाया गया। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर पहले फूले, तो वहीं गंगा, इसकी सहायक नदियां तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसने कहा सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो आरंभिक नगर थे वो वहाँ पे फले फूले थे और नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इसने कहा कि भाई इंडिया जो शब्द है ये इंडस नदी, जो जिसे मतलब हिंदी में सिंधु नदी कहा जाता है, संस्कृत में सिंधु नदी कहा जाता है, उससे निकला है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। जब यूनानी भारत पर आए थे तो उन्हें सिंधु नदी पार करके भारत आना पड़ा और उसने इंडोस उसका नदी का नाम दिया और उस इंडोस नदी से पूर्वी क्षेत्र को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को के एक समूह के लिए किया जाता है। मतलब भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, इस इलाके के लोग भारत शब्द का प्रयोग करते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद से मिलता है। अतीत की जानकारी के स्रोत। अतीत की जानकारी के 4 स्रोत होते हैं: पांडुलिपि, लिखित स्रोत, अभिलेख और पुरातात्विक साक्ष्य। सबसे पहले हम पांडुलिपि की बात करते हैं। पांडुलिपि यानी कि मैनस्क्रिप्ट, लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका मतलब हाथ से उत्पन्न, से इसका निर्माण हुआ है। ताड़ के पत्रों, मूर्ज नामक पेड़ हिमालय क्षेत्र की छाल पर भोजपत्रों के रूप में, मतलब जो ताड़ के पेड़ होते थे उनकी छाल को भोजपत्र के रूप में उसके ऊपर कुछ लिखा जाता था, उसे पांडुलिपि कहते थे। लिखित स्रोत, महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि। लिखित स्रोत में यही आते हैं: महाकाव्य, कविताएं, नाटक इत्यादि। इनकी भाषा होती संस्कृत, प्राकृत या तमिल भाषा में। कई विदेशी तथा देशी विद्वानों द्वारा लिखित। चीन, श्रीलंका, नेपाल, यूनान आदि। अभिलेख। अभिलेख वो होते हैं जो पत्थर या फिर किसी धातु पर लिखित होते हैं। पत्थर अथवा धातु इत्यादि पर उल्लिखित शासकों के आदेश, जो उस समय के राजा होते थे उनके आदेश से उनकी प्रशंसा लिखना, उनकी वंशावली का मतलब उनकी पीढ़ियों के बारे में लिखना और उनके कार्यों का विवरण करना, ये विभिन्न भाषाओं और लिपियों में होते थे। पुरातात्विक साक्ष्य, पत्थर और ईंट से बनी इमारत,
पुरातात्विक साक्ष्य तो ये होते हैं मतलब पत्थर और ईंट से बनी इमारत, चित्रों, मूर्तियों इत्यादि के अवशेष, बर्तन, सिक्के, मोहर, औजार, आभूषण इत्यादि, जानवरों, चिड़ियों, महिलाओं की अस्थियां इत्यादि। यही पुरातात्विक साक्ष्य का स्रोत माने जाते हैं। कुरनूल की गुफाओं से राख या आग के साक्ष्य मिले हैं। जो कुरनूल की गुफाएं हैं उनसे मतलब राख और आग के साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। जो महाराष्ट्र का पटने है मतलब पूना कहते होंगे जिसे आज के समय में, वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी हैं तथा अंडों से मनकी बनाए गए हैं। मतलब अंडों के छिलकों पर कुछ चित्र भी किया गया है और इन अंडों से मनकी बनाए गए हैं। चलिए हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण युग, जो 12,000 से 10,000 साल पहले, और नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ है। मतलब जो मध्य पाषाण युग है ये 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 पहले के बीच का जो समय है उसे मध्य पाषाण युग कहा गया है। अनाज और हड्डियाँ पुरास्थल, गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी, मवेशी, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान, मतलब ये अनाज और हड्डियाँ के अवशेष मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में जो स्थित है मेहरगढ़, वहाँ पे मिले हैं। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये मिले हैं कोइलड हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। चावल, मिट्टी पर खुंडों के निशान, महागढ़ा, ये भी आधुनिक उत्तर प्रदेश में मिले हैं। गेहूं और दलहन यानी कि गुफक्राल आधुनिक कश्मीर से मिले हैं। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ बकरी आदि, ये बुजुरोम नामक स्थान है कश्मीर में, वहीं से ये मिले हैं। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये हैं चिरांद आधुनिक बिहार में स्थित है। जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी, सूअर, ये मिले हैं हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। काला चना, जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, पेयमपल्ली, ये भी आंध्र प्रदेश से मिले हैं। बुर्ज होम यानी कि वर्तमान कश्मीर से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। बोलन दर्रे बलूचिस्तान पाकिस्तान के इलाकों में मेहरगढ़ में सबसे पहले जो गेहूं उगाने तथा भेड़ बकरी पालन के प्रमाण मिले हैं। बोलन दर्रा जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है इलाकों में मेहरगढ़ इलाका है, वहाँ से सबसे पहले गेहूं और जौ या फिर भेड़ बकरी पालने के प्रमाण सबसे पहले वहाँ मिले हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र के मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। दाओजली हेडिंग चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की पहाड़ी पर स्थित है। यानी कि दाओजली हेडिंग है नहीं, ये चीन और म्यांमार के रास्ते जाते हुए रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी पड़ती है, उसकी पहाड़ी पर, उसके पास पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। ये खरल और मूसल एक पत्थरों के टाइप हैं, इनके उपकरण मिले हैं। जेडाइट पत्थर शायद चीन से आया होगा ऐसे प्रमाण है। और कास्टसम यानी अति प्राचीन लकड़ी जो कठोर होकर पत्थर बन गई, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। चताल हयूक तुर्की से संबंधित है। नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल जहां सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ प्रमुखता से मिली है। चताल हयूक ये तुर्की से संबंधित है। नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल जहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर मिला है, लाल सागर से लाई गई कोड़ियाँ मिली है, भूमध्य सागर से लाई गई सीपियाँ प्रमुखता से मिली हैं। बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ लगभग 12,000 साल पहले।
मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ लगभग 8,000 साल पहले। चलिए अब सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ये ऐसे टॉपिक है, मतलब इससे हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन, जिस पेपर में जीके आती है उस पेपर में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। तो चलिए, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मुख्य रूप से हड़प्पाकालीन नगर मिले हैं। नगर दो या उससे ज्यादा हिस्सों में बटे थे। जो उस टाइम की नगर की संरचना थी वो दो हिस्सों में बटी थी। एक पश्चिमी भाग जिसे नगर या दुर्ग कहा जाता था, और एक पूर्वी भाग जिसे निचला नगर कहा जाता था। जो पश्चिमी भाग होता था वो छोटा होता था, ऊंचाई पर बसा होता था। जो पूर्वी भाग होता था वो बड़ा होता था, निचले इलाके में होता था। नगर दुर्ग में खास इमारतें बनाई जाती थी। जैसे नगर दुर्ग यानी कि पश्चिमी भाग जो छोटा होता था और ऊंचाई पर बसा होता था। जैसे मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार विशिष्ट नागरिकों के लिए होते थे। मतलब जो ऊंचाई पर स्थित होते थे वो विशिष्ट नागरिकों के लिए होते थे। कालीबंगा, लोथल तथा अन्य नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा, लोथल ये नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः अनुमान लगाया जाता है कि यज्ञ हेतु थे, मतलब यज्ञ करने के लिए काम आते थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह, भंडार मतलब जो अनाज का भंडार करने के लिए होते थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें पूछ सकता है कि भाई भंडार गृह कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल। भवन, नाले और सड़कें। घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। आंगन के चारों ओर कमरे, अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार या कुएं होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले बनाए जाते थे जिससे घरों के नालों से जोड़ा जाता था। जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। आप देखो भाई, इतने 1,000 साल पहले ये मतलब सीवर व्यवस्था थी। मतलब घरों से निकले हुए नालों को मेन होल बनाए जाते थे और उनसे पानी निकाला जाता था। इतने साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी थी। नगर और नए सिले। अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं के बने होते थे। ये धातुएं आपको याद रखनी है। अधिकतर पत्थर या शंख बने होते थे। तांबा, कांसा, सोना, चांदी, इन धातुओं को याद रखना है। ये धातु पूछ सकते हैं भाई कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन तथा सोने और चांदी के गहने एवं बर्तन बनाए जाते थे। तांबे से बनाए जाते थे बर्तन, हथियार, औजार, गहने। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके बार और फलक हैं। सबसे आकर्षक वस्तुएं हैं ये मनके बार और फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मूर्तें बनाते थे जिन पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे जिन पर सामान्यत जानवरों के चित्र मिलते थे। काले रंग से डिजाइन किए मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। संवत 7,000 साल पहले मेरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7,000 साल पहले मेरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, ये पूछा जा सकता है कि कपड़े के टुकड़ों के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदाड़ो से मिले। चांदी का एक फूलदान कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से। ढक्कन मोहनजोदाड़ो से। कुछ और तांबे की वस्तुएं से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेनेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। फेयंस क्या होती है? मतलब बालू का एक सॉफ्टिक, पत्थरों के चूर्ण को गेंद में मिलाकर कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था।
आयात, उस टाइम आयात किस चीज़ का किया था? तांबा। राजस्थान था पश्चिम एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। टीन, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से कांसा बनाने के लिए टीन का आयात किया जाता था। सोना सबसे ज़्यादा आधुनिक कर्नाटक में मिलता था। बहुमूल्य पत्थर, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। भोजन, अनाज उगाते थे तथा जानवर पालते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेत के लिए हल का प्रयोग करते थे। हल के आकार से खिलौने भी मिले हैं। खेत जोतने के लिए उससे हम हल का प्रयोग करते थे और कुछ खिलौने भी मिले हैं हल के आकार के। हड़प्पा काल के लोग गाय, भैंस, भेड़ तथा बकरियां पालते थे। ये बात तो है भाई, उस टाइम गाय, भैंस, बकरियां पालते थे। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। ओके, गुड बाय। राम राम दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हरियाणा ये सभी